दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड तापिकानी पैशन प्रोफेशन श्री अनिल काला जी और हमारे साथ में एसोसिएट हैं वाइब्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत दिनों बाद आज हमारी आपसे मुलाकात होने जा रही है। दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ काफी समय बाद हम आज करेंगे, लेकिन आज हमारे मेहमान भी हमारे साथ खास होंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कल था 3 दिसंबर का दिन और 3 दिसंबर को पुण्यतिथि थी हमारे खेल के जादूगर, हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद जी की। कहते हैं ना कि जब हॉकी के खेल में जिस तरीके से खिलाड़ी स्पीड के साथ दौड़ते हैं, उसी के साथ दर्शकों की उत्साह और उनकी दिल की धड़कन भी बढ़ने लग जाती है। लेकिन जिस समय मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के मैदान में होते थे, तो सबकी निगाहें उस मैदान पर टकटकी लगाए देखती रहती थी और बस ये लगता था कि अब मेजर ध्यानचंद जी के पास बॉल आ चुकी है। बिल्कुल बॉल उनकी स्टिक से चुंबक की तरह चिपक चुकी है और जब तभी ये बॉल उनकी स्टिक से अलग हुई जब वो गोल कर देगी। तो आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हम लोग बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस करें कि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके बेटे श्री अशोक ध्यानचंद जी। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं। नमस्ते सर। जी नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। सर सर धन्यवाद हम आपका करते हैं कि आपने अपना समय निकाला और आप हमारे इस इंटरव्यू के लिए तैयार हुए। आ, जिस बिल्कुल ठीक। जी मेरा भी यही कहना है कि नहीं, आप इस तरह से याद करना और हम लोगों के पुराने दिनों को, पुराने उस जमाने को आज के जमाने के साथ जोड़ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए शुक्रिया, मैंने धन्यवाद कहा। जी सर। सर हम हमारा दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिकानी श्री अनिल काला जी और हमारे साथ एसोसिएट हैं वाइब्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं सर। बहुत बहुत थैंक्स, मैनी थैंक्स, थैंक यू। सर आज का दिन आपसे बात करने के लिए इसलिए हम लोगों ने चुना था क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 3 दिसंबर का दिन हम लोग जी भूल नहीं सकते हैं क्योंकि 3 दिसंबर का दिन है कहते हैं ना हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की पुण्यतिथि, जिसको कि कल हम सभी लोगों ने यहाँ उनको श्रद्धांजलि दी थी। बहुत ही जी एक खास दिन हम लोगों के लिए। तो चूंकि हम लोगों ने इसीलिए हमारा शुक्रवार को ये शो जाता है तो हमने आज का दिन सबसे पहले क्योंकि उनके बारे में जो हमें जानना जी है, आपसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये कहा माना जाता है कि मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी से जब बॉल उनके स्टिक से जुड़ जाती थी, तो ऐसा लगता था कि कोई चुंबक है और वो चुंबक से उस बॉल को चिपका दिया गया है और जब तक गोल नहीं हो जाएगा, जब तक वो बॉल उस उनकी स्टिक से अलग नहीं होगी। और शायद ऐसा वाकया भी हुआ था, उनकी स्टिक को देखा भी गया था इस तरीके से कि कहीं इसके अंदर कोई ये चुंबक तो ये नहीं है। ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं, ये ब्लैक एंड जी व्हाइट अखबारों में लिखी गई चीजें हैं। उस वक्त के जो जहां पर ये मैच हो रहे थे, तो जैसा आप कह रही हैं वो बिल्कुल एकदम से सही मायने में 100% दुरुस्त है, सही है, सही है। बिल्कुल। और उसका और कारण ये है। जी 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 बताएं, आप बोलिए, आप बताएं। नहीं सर बस हम यही कहना चाहते हैं क्योंकि जहां तक हम जब उनका रिकॉर्ड्स देखते हैं तो इंटरनेशनल हॉक कैरियर की हम बात करें तो शायद उन्होंने 400 से भी ज्यादा गोल किए जी थे। जी जी 400 जी से भी जी ज्यादा थे उनके। और इनके जो खिलाड़ियों की जब बात की जाए तो माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मतलब सर्वश्रेष्ठ वर्ड भी उनके लिए थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, उससे भी बड़े वो खिलाड़ी थे। और जहां तक अगर मैं देखती हूँ पढ़ती हूँ तो हिटलर ने भी उनको आमंत्रित किया था इस चीज के लिए, उनकी हॉकी को देख करके, क्योंकि हिटलर का बिल्कुल मानना यह था कि उनको कोई नहीं हरा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो उनके कारण रहे मैम, उसकी वजह ये रही। ध्यानचंद जी ने 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन, जी और उसके पहले मैं ये बता दूं कि उस परिवार का सदस्य होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। और हम्म, गौरव नहीं बल्कि गर्व भी है कि हमारे परिवार के उस मुखिया ने, और हमारे उस मुखिया के छोटे भाई कैप्टन रूप सिंह साहब ने भी अपना दमखम इस खेल में लगाया। और इस खेल को एक कहते हैं ना, गंगा जी की जो गंगोत्री जहां से निकली है, जहां से शुरुआत करते हैं,
उसके जी। शुरुआती दौर के और सबसे पहले सिपाही यही रहे हैं। और इन्होंने, ध्यानचंद साहब ने उस प्रैक्टिस को जो करा, 16 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, तो 16 साल की उम्र आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है। बिल्कुल सर। और 18 साल की उम्र में, क्योंकि 18 साल में नौकरी मिलती थी हर जगह उस जमाने में भी, तो आर्मी में उनको पहली बार कमीशन जो सिपाही का मिला वो 1922 में मिला। हम्म। और वहां पर ये रिवाज था आर्मी के अंदर, होना भी चाहिए आर्मी में या फौज में, पुलिस में, कि शाम के वक्त वो अपने जवानों को मैदान में छोड़ दिया करते थे, या आप खेलो कोई सा भी चीज। हम्म। तो ध्यानचंद ने, क्योंकि झांसी हीरोज क्लब, जिसके 100 हम्म। साल पूरे होने वाले झांसी में, और ये वही क्लब है जहां पर ध्यानचंद जी का समाधि स्थल भी बना हुआ है, जहां पर उनकी अंत्येष्टि जी की गई। जी जी तो जी। ये एक बड़ी अनूठी और अनहोनी चीज, और मैं कहूंगा अद्वितीय चीज उस खिलाड़ी के लिए हमारे देश के लोगों ने, खासकर झांसी के लोगों ने ये हम्म। चीज निर्धारित की उनको वहीं पर दाह संस्कार किया जाए, जहां पर वो हॉकी खेलकर दुनिया में जिसने ध्यान सिंह से ध्यानचंद बने। तो बिल्कुल। वो जो बैरक्स के अंदर उनकी प्रैक्टिस होना, दोपहर में जब उनके साथ संग साथी वाले जो सो रहे होते थे, तो ध्यानचंद अपनी बॉल और हॉकी को लेकर अकेले प्रैक्टिस किया करते। अच्छा। तो सोचिए आप, गर्मी सर्दी बरसात जो भी हो, लेकिन वो ध्यानचंद साहब की वो प्रैक्टिस जो है वो नहीं छूटी। वो अकेले प्रैक्टिस करना, और शाम को जब खाने का टाइम हो जाए, खाना खाने के बाद 15-20 मिनट के बाद फिर वो बॉल हॉकी लेके अंधेरे में प्रैक्टिस करना, कहीं रोशनी में, कभी अगर चांद मिल गया तो उसकी रोशनी में। तो आप हम्म। खुद समझ सकते हैं इस इंसान ने उस डिवोशन के साथ, और ये डिवोशन किसने पैदा किया, ये डिवोशन पैदा जी। किया उनके सूबेदार मेजर जो उस वक्त उनके कोच हुआ करते थे, जो अच्छा अच्छा। उनके कोच आर्मी के, उस ट्रेनर कह सकते हैं आप, कोच की मैं क्या कहूँ, ट्रेनर होते थे उस हम्म। जमाने में, जो हर चीज पीटी वगैरह भी कराना, दौड़ाना भगाना सब कुछ करना एक होता था, सूबेदार मेजर। तो हम्म। उन्होंने ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा जब शाम के वक्त वही मैदान के ऊपर। तो ध्यानचंद ध्यानचंद अपनी ड्रिबलिंग से सबको डॉस करते हुए, और जैसा आपने कहा, और वो तो सच हकीकत है, सच बात है, कि सबको डॉस करते हुए बॉल को, और वो गोल कर रहे हैं। तब उन्होंने हम्म। उनको बुलाया एक, और उन्होंने कहा मैं तुम्हें देख रहा हूं गौर से इतने दिनों से, और तुम्हारा ये ड्रिबलिंग का जो एक जो तुम्हारी कला भी है, और एक एक खराब चीज भी है, क्योंकि हम्म। हॉकी एक टीम गेम है, और टीम गेम के लिए आपको अपनी प्रैक्टिस उस लिहाज से करनी है कि आपको जो बाकी के 10 खिलाड़ी हैं उनको भी साथ लेके चलना। तो ये बिल्कुल। चीज हॉकी के अंदर या फुटबॉल के अंदर बहुत मायने रखती है, बहुत बहुत मायने हम्म। रखती है। दूसरे खेलों को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसके अंदर बहुत मायने रखती है कि अगर आप इंडिविजुअल खेलेंगे तो आपकी टीम हार जाएगी। अब वो चीज ध्यानचंद ने अपने अपने गिठान में बांध ली, कि मेरे कोच ने, अच्छा ये भी अच्छा लगता ना कोई देखे उनको और उसको टिप्स दे। तो ध्यानचंद को और हम्म। शौक पैदा, और चीज बड़ी। तो इस तरह से वो इंटर उनका जो रेजिमेंट होता है, इंटर बटालियन होता है, इंटर आर्मी टूर्नामेंट होता है, वो खेलते खेलते हम्म। पहली बार 1926 में, 4 साल के बाद, 22 में ज्वाइन किया, हम्म। 1926 में भारतवर्ष की कोई भी टीम आज तक के इतिहास में पहली बार जब हिंदुस्तान से बाहर दौरे पर गई है, वो थी हमारी भारतीय सेना की टीम, जो न्यूजीलैंड क्या दौरे बात पर। है। और ध्यानचंद उस वक्त सिपाही थे, एक छोटे से सिपाही, हम्म। और कोई इतनी शोहरत भी नहीं थी, क्योंकि इतने टूर्नामेंट हिंदुस्तान में नहीं होते थे कि जैसे आजकल क्रिकेट में हर हर चौथे दिन, हर महीने के अंदर कोई ना कोई टेस्ट मैच चल रहा है, तो शोहरत बढ़ती है, किल बढ़ता है, लोगों के देखने वालों की संख्या बढ़ती है। हॉकी में सही ऐसा बात है। नहीं है। हम्म। अब वो 26 का टूर्नामेंट जब न्यूजीलैंड खेलने गए हैं, तो वहां पर पहला गोल भारत की टीम का जो शुरुआती गोल हुआ वो ध्यानचंद ने ही किया था। ये भी क्या रिकॉर्डेड बात। चीज है। सही पहला बात गोल, है। जी। पहला गोल। अब उसके बाद से फिर वहां पर उन्होंने इतने गोल किए न्यूजीलैंड में। अब न्यूजीलैंड हिंदुस्तान से कितना दूरी पर है, हम सोच सकते हैं इस बात को, कि उससे पानी के जहाज से जाना 1.5 महीना लगना, 1.5 मंथ, और उसके बाद वहां मैच खेलना। और ध्यानचंद ने वहां पर करीब 250 गोल उस दौर में की, 250। 250। जी, पहला गोल। उसके बाद अब वो वहां के लोग अजरज में, न्यूजीलैंडर्स जो है वो हॉकी खेलते थे शुरू से। इंग्लैंड खेलती थी, न्यूजीलैंड खेलता था, हम्म। हॉलैंड खेलती है, यूरोप की सारी टीमें खेलती, यूरोप की सारी टीमें हॉकी हॉकी खेलती। तो जी।
अब वो 26 का दौरा खत्म हुआ तो अखबार में इंग्लैंड में भी वो पेपर गए, अमेरिका में भी गए, भारत में भी आते होंगे, तो उसका शोहरत बढ़ी और 1928 के ओलंपिक में हॉकी को रखा गया, हॉकी को इंक्लूड किया गया। बेस जो बना था वो 26 का बना था, क्योंकि उसमें हॉकी ने एक नया आयाम पैदा किया, नया खेल जो है दर्शकों को देखने को मिला, नए तरह का खेल देखने को मिला, रोमांचित खेल, गोल करने के तरीके, डॉस करने के तरीके, पास देने के तरीके। तो इस तरह से 28 के अंदर 1928 का जो ओलंपिक्स हुआ है उसमें हमारी टीम पार्टिसिपेट करने गई है, पहली बार भारत की टीम, जो कि गुलाम टीम थी, लेकिन अंग्रेजों ने उस टीम को भेजा। और मैं एक बात और बता दूं कि जब तक ध्यानचंद और भारत की टीम ओलंपिक में, हम जब तक आजाद नहीं हुए, इंग्लैंड ने अपनी टीम ओलंपिक में नहीं भेजी। अच्छा। वजह, हाँ नहीं भाई, उसने कभी फील्ड नहीं करी। नहीं तो उनके पास भी टीम थी, उन्होंने पिछला ओलंपिक जीता था 1908 का शायद ओलंपिक जीता था, 8 या 12 का। तो इस तरह से उन्होंने फील्ड नहीं करी इस डर से कि कहीं गुलाम देश भारत जो है वो उनको हराना। सही बात। और हरा ही देता, हरा ही देता। तो आप सोच सकते हैं उनकी क्या क्या स्थिति होती कि एक जगह तो राज कर रहे हैं देश के ऊपर, उस राज के जो टीम है वो उनको हरा रही। तो इस डर से उन्होंने टीम फील्ड नहीं करी। और 1928 का हम हॉलैंड के अंदर हमारी टीम खेलने गई, और खेलते हुए हम फाइनल में पहुंचे हैं। फाइनल के एक रोज पहले हमारे देश के 3 खिलाड़ी बहुत बीमार हो गए, बुखार चढ़ा हुआ, इंक्लूडिंग ध्यानचंद। उस टाइम ध्यान सिंह हुआ करते थे मैम, जी हाँ, उनका नाम चांद एक टाइटल दिया गया, ध्यान सिंह क्योंकि नाम है। जी सर, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ध्यान सिंह नाम है, लेकिन वो चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, तो उनके दोस्तों ने ये नाम उनको दिया था। ये हाँ, सही है इस सर? दौरे के बाद, इस अच्छा। दौरे के बाद, जी। क्योंकि वो 28 के दौरे तक ध्यान सिंह थे। लेकिन 28 के ओलंपिक में जब मैच खेला शुरू किया भारत की टीम ने, तो वहां के अखबारों के, हमारे पास रिसर्च में अखबार हमारे पास आए हैं, हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें आई हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ध्यान सिंह की हॉकी को लोग छूकर देखते थे कि इस हॉकी में क्या चीज है, कि बॉल जो है वो छूटती नहीं है। उन्होंने उसको तोड़कर देखा कि इसके अंदर क्या चीज है, कोई मैग्नेट तो नहीं है, और हॉकी बदल के देखा कि इनको दूसरी हॉकी से खिला के देखते हैं। लेकिन ध्यान सिंह ने वो प्रैक्टिस, जैसा मैंने आपसे कहा, जो जो उन्होंने प्रैक्टिस करी, जिस प्रैक्टिस के बलबूते पर उनकी आत्मविश्वास खेल के प्रति बढ़ा, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो अंदर की शक्ति बढ़ती है, अंदर की शक्ति जब बढ़ती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो वो ध्यान सिंह कुछ भी कर सकते में आ गए थे, स्थिति में आ गए। तो उन्होंने 28 का ओलंपिक हॉलैंड की टीम को 3 गोल से हराया, जिसमें 2 गोल ध्यान सिंह साहब के थे। और उसके बाद अखबारों में चर्चा होनी शुरू हो गई हॉकी की, क्योंकि भारत हमारा एक गुलाम देश, और उस टाइम में जैसा हमने भी पढ़ा, सांप सपेरों के देश के रूप में जाना जाता था। हम डिवाइडेड थे, हमारे नवाब, जागीरदार, राजा, महाराजा, इस तरह के देश हमारा बटा हुआ था। लेकिन 28 में जब कहीं सुनने को मिलना शुरू हो गया कि भारत की टीम जीत के आई, तो वो भारत का नाम जुड़ना शुरू हुआ। अब वो नाम जो है, जो पहले से परंपरा हमारी बनी हुई थी, भारत देश की, भारतवर्ष की, जो एक वो था हमारे पास। एक मिनट, जी 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 सर। एक कॉल आ रही थी, मैं बंद कर रहा हूँ जी। जी जी सर। अब वो 28 के बाद भारत में टीम पहुंची है, और ये भी उसमें लिखा, उसमें जी कि जो स्पेक्टेटर्स थे, जो दूसरे खेलों को देखने जा रहे थे, उन्होंने अपनी कारों का मुंह जो है, स्टीयरिंग जो है, जो कार देखने के लिए दूसरे स्टेडियम, को एथलेटिक देखने जा रहा है, कोई वॉलीबॉल या बास्केटबॉल, उन्हें जब शोहरत का पता लगा हिंदुस्तान की हॉकी टीम का, तो ये लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी कारों के मुंह जो है हॉकी स्टेडियम की तरफ मोड़ दिए। तो इससे बढ़कर लफ्ज उस जमाने में क्या लिखे जा सकते थे खेल के बारे में और खिलाड़ी के बारे में। कि वहां के जो देखने वाले थे, उन्होंने अपनी कारों का हेड जो है, हेडलाइट जो है, वो हॉकी स्टेडियम की तरफ कर दी। और फाइनल मैच में उस टाइम में, उस जमाने में 30,000 से ऊपर उनको नया स्टेडियम बदलना पड़ा हॉकी की वजह से। जो छोटा स्टेडियम था उसकी बजाय दूसरा स्टेडियम उनको बनवाना पड़ा। तो ये चीज वहां पर हुई। इस तरह से हॉकी की शोहरत बढ़ी, ध्यान सिंह भारत में आए,
और यहाँ पर आके जब टूर्नामेंट खेले हैं तो लोग उनको फिर ध्यान सिंह से ध्यानचंद के रूप में उनको कहना शुरू कर दिया, फिर वो ध्यानचंद बन गए। बिल्कुल। वास्तव 1932 में का ओलंपिक मैम होता है लॉस एंजलिस में। जी जी। कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसी हमारे पास संस्था नहीं जो पैसा दे सके या पैसा ले, लेकिन उस वक्त के हमारे जो फेडरेशन थी जिसके इंचार्ज मैं कहूं कि हमारे जगन्नाथ राव साहब कोच थे और कलकत्ता के थे हमारे, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, बैंक से लोन लिया, पंजाब नेशनल बैंक 1932 ओलंपिक के लिए उधार लिया पैसा, और बैंक ने भी लोन दिया उनको कि ठीक है भारत की टीम जा रही है, हम लोन देते हैं। अब आप सोचिए, लोन के ऊपर वो टीम खेलकर आई है और अमेरिका के अंदर अमेरिका की टीम को 24-1 से हराया। 24-1 से हराने का मतलब कि पूरी दुनिया में तो कभी हो नहीं सकता, ओलंपिक में ऐसा होता नहीं है कभी। 3 गोल 2 गोल 5-4 गोल इस तरह से होते हैं, लेकिन ध्यानचंद की टीम ने 24-1 से हराया और आने के बाद यहाँ पर हॉकी की शोहरत बढ़नी शुरू हो गई। हॉकी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, और हमारे अनगिनत खिलाड़ी उसके अंदर खेलने जुटने शुरू हो गए। जो आज रुतबा क्रिकेट का है, ये उस 28 की हॉकी से 1932 की हॉकी, और उसके बाद मैम वो कहानी आती है जो इतिहास रच की गई है 1936 ओलंपिक, जिसको हिटलर ने अपने देश में करवाया इस चीज को दिखाने के लिए कि मैं फौजी हूं, फौज में लड़ाई तो लड़ता ही हूं, मैं खेल के अंदर भी मेरा देश जो सबसे आगे है। और रंग और नस्ल का भी उसने बहुत वो चीज फैला रखी थी कि आर्यंस जो है, वो लोग आर्यंस हैं, जर्मन जो है वो सबसे अच्छे खिलाड़ी हुआ करते हैं और वही नस्ल अच्छी है। तो इस तरह से उनकी जो चीजें थी, ध्यानचंद की टीम पहुंचती है जर्मनी में। झंडा कौन सा है? यूनियन जैक। उसके हम गुलाम देश, यूनियन जैक का झंडा एक जगह लगा दिया, एक एंट्री गेट पे लगाया जाता है, सब देशों के झंडे लगाए जाते हैं, वहां पर उनका अपना झंडा यूनियन जैक भी लग गया और हमारी टीम ने खेलना शुरू किया। कहीं कभी 8 गोल से जीते, कभी 5 गोल से जीते, कहीं 10 गोल से जीते, कहीं बीच में एक जगह पर ध्यानचंद को ऐसा लगा कि हमारी टीम जो है वो कहीं राइट साइड से कमजोर है। अब आप देखिए इस देश मुल्क के उस जो हमारे अंग्रेज लोग थे, उन्होंने कितनी हेल्प करी इस बात के लिए, हमारे देश की टीम को आगे बढ़ाने के लिए, कि वहां से एक मैसेज भेजा गया कि हमारे देश के खिलाड़ी जो है वो रह गए हैं। वो उनका नाम है कर्नल AIS दारा साहब, जो पाकिस्तान था उस टाइम हिंदुस्तान था, तो उनको बुलाया जाए। वो केबिल भेजा जाता है भारत में, भारत से सरकार के पास जाते हैं हमारे हॉकी के कनेक्टेड लोग, और वहां पर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खिलाड़ी की जरूरत है जो उसको भेजना है, और अंग्रेज सरकार उनको अपने खर्चे पर हवाई जहाज से, उस जमाने में हवाई जहाज आप सोच सकते हैं क्या कितना खर्चा, हवाई जहाज से उनको जर्मन में भेजा गया। और वो पहुंचते हैं तो टीम के अंदर होता है ना कि हाँ अब टीम कंप्लीट हो गई। वो सेमीफाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में हमारा मुकाबला फ्रांस से होता है, फ्रांस को हम 10 गोल से हराते हैं, 10 गोल से फ्रांस को हराते हैं। तो इस तरह से वो टीम फाइनल में पहुंचती है। फाइनल में मुकाबला किससे? जर्मन की टीम, जर्मन से, जो कि श्योर थी कि हम भारत की टीम को हरा देंगे। हाँ। अब भारत की टीम, क्योंकि एक प्रैक्टिस मैच जब ये लोग पानी के जहाज से उतरी थी भारत की टीम शुरू में, ओलंपिक के शुरू होने से पहले, तो कुछ प्रैक्टिस मैच भी होते हैं, प्रैक्टिस मैच, तो उसमें इनका मैच जर्मन की टीम के साथ रख दिया गया वहां पर, और उन्होंने अपनी एक क्लास टीम जो उनकी टीम थी उसके खिलाफ हमारी टीम खेली, हमारी टीम 4 गोल से हार गई प्रैक्टिस मैच। वो कोई रिकॉर्डेड मैच, इंटरनेशनल मैच नहीं, प्रैक्टिस मैच था। वो हार गई। अब वो डर भारत की टीम के अंदर आ गया कि हमारा मुकाबला जर्मन से ही है और हम 4 गोल से हार चुके, तो हमको एक खिलाड़ी को बुलाना है। उसके लिए उन्होंने कर्नल दारा को स्पेशल हवाई जहाज से बुलाया। ये भी एक हिस्ट्री बनी हमारे खेल की। और वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद भारत जो है फाइनल मैच जो है वो 14 अगस्त को होना था। 14 अगस्त 1936 को निर्धारित था जो टाइम टेबल था ओलंपिक का।
लेकिन 14 तारीख को पानी गिर गया, बहुत ज्यादा बरसात हो गई। जब बरसात हुई तो मैच 15 अगस्त 1936 को खेला गया। और 15 अगस्त का हमारे जीवन में, हम भारतीयों के जीवन में क्या महत्व है, हम सब जी जानते हैं। बिल्कुल। हमारी आजादी बिल्कुल का दिन, दिन वो आजाद। आजादी, वो खेलों के द्वारा जब हिटलर के सामने हमारी भारत की टीम ने 8-1 से जब परास्त किया, तो वो आजादी के दुंदुभी बजा के चले आए कि हाँ, भारत जो है एक बलवान देश होने जा रहा है। और उसके अंदर गांधी जी भी अपने देश छोड़ो हटाओ आंदोलन को, आजादी का आंदोलन बरकरार रखे हुए थे। और इधर से खेलों में ध्यानचंद ने अपनी दुंदुभी बजा दी। तो मैच खत्म होने के बाद जब टीम अपना सेलिब्रेट कर रही थी शाम के वक्त में, अंधेरा नहीं हुआ था, तो पता लगा ध्यानचंद उस ग्रुप में नहीं है। तो लोगों ने कहा, अरे ध्यानचंद को जाने कितने लोग वहां से मिलने आ रहे थे टीमों को देखने के लिए, और ध्यानचंद से भी मिलना चाहते थे, लेकिन ध्यानचंद उस ग्रुप में नहीं थे। तो लोगों ने कहा कि ढूंढ के लाओ उनको। तो कुछ 2-3 खिलाड़ी गए ओलंपिक विलेज में, जर्मन में। उन्होंने देखा कि ध्यानचंद जो है वहां पर बैठे, जहां सब झंडे लगे हुए थे, जहां पर यूनियन जैक लगा हुआ था, और वहां बैठे रो रहे हैं वो। अरे ध्यान तुम रो रहे हो? उनके खिलाड़ियों का, ध्यान तुम रो रहे हो, क्या बात है? तो हम तो जीत गए हैं, हमने इतने बड़े मुल्क की टीम को हराया, हिटलर बैठा मैच देख रहा था, उसके सामने उसकी टीम को हराया, और तुम रो रहे हो। तो ध्यानचंद ने यूनियन जैक की तरफ इशारा किया कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि काश इस झंडे की जगह हमारे देश का झंडा है, हमारा देश का, हमारे सही बात। देश भारत का झंडा यहाँ लगा होता, जो चरखी वाला गांधी जी ने निकाला हाँ, था, निकाला था। उसको जी जी। लगाया। तो अब आप सोच सकती है उनका क्या क्या उनका दिल में उनके देश के प्रति पनप रहा होगा, उभर रहा होगा, या सोच रहे होंगे, जिसका इजहार उन्होंने ये कहकर किया कि काश इसकी जगह देश का झंडा लगा होता। तो मैं ये मानता हूं कि 1936 का वो मैच, जिसमें हिटलर के देश में, हिटलर के सामने, हिटलर की ही टीम को 8-1 से हराना कोई छोटी बात नहीं थी, इतिहास बना के चले गए। और उसके बाद हिटलर ने उनको बुलाया। जब सारे खिलाड़ियों को खाना दिया जाता है, एक डिनर पार्टी रखी जाती है, उस डिनर पार्टी में जब टीम गई तो हिटलर ने उनको स्पेशल बुलाया, उस खिलाड़ी को बुला के लाओ जिसने हमारे खिलाफ गोल किए हैं। तो ध्यानचंद अपने इंडियन जो ड्रेस थी हमारी, सफेद पैंट और नीला ब्लेजर और साफा, जो उस टाइम की ड्रेस थी, उसको पहनकर गए, टाई लगाए हुए थे ट्राई कलर की। वो जो गए वहां पर, तो उन्होंने देखा उसको, ध्यानचंद साहब ने उनको सल्यूट किया। हिटलर ने उससे कहा कि इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन हो रहा था उसका, जर्मन इंग्लिश का, हिंदी का। तो उन्होंने कहा कि तुम भारतीय सेना में क्या हो? तो उस टाइम तक ध्यानचंद साहब जो थे वो लैंस नायक थे, खाली वो एक लैंस नायक थे। और लैंस नायक छोटी सी पोस्ट, सिपाही के बाद की होती है। और वो हिटलर उनसे पूछ रहा है, आप क्या हो आर्मी में? तो उन्होंने कहा, मैं लैंस नायक हूँ। तुम तो इंडिया टीम के कप्तान हो, तुमने हमारी जर्मन की टीम को हराया है। ये हिटलर बोल रहा है, तुमने हराया है, और तुम लैंस नायक हो खाली, तो मेरे देश में आ जाओ, मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा, यू ज्वाइन जर्मन टीम। तो वो अटेंशन की मुद्रा में खड़े थे ध्यानचंद साहब। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपने देश में रहकर अपने देश की ही सेवा करना चाहता हूँ, मैं अपने देश और मातृभूमि की सेवा करना चाहता हूँ, और आपके इस आग्रह के लिए, इस सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहकर वो वापस चले आए। तो ये भी एक आज तक हिस्ट्री बनी कि किसी खिलाड़ी ने हिटलर के सामने ये बात कही हो। हम सोच सकते हैं कि हिटलर से कौन कौन लोग मिले होंगे, याद देखा होगा उन्होंने। ध्यानचंद और उनकी टीम, वो ऐसी टीम थी जिसने हिटलर के समक्ष उसको हराया, उसको शर्म से उसकी नजरें नीचे करी, गोलियां नहीं चली, लेकिन गोलों के द्वारा उन्होंने उनको हराया। तो ऐसी मिसाल उस भारतीय टीम ने 1936 में कायम की थी, और वो इतिहास ही ध्यानचंद को अमर बना के चला गया। उसके बाद 2 ओलंपिक्स मैम नहीं हुए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर आ गया था 1940 का, और 1944 का ओलंपिक्स जो है वो नहीं हुए। 1900 अगर होते तो हम 99% तो मैं
ऐसे खिलाड़ी मानता ही हूँ, 1% छोड़ता हूँ क्योंकि भाग्य भी होता है कि हमारी टीम वो 2 गोल्ड मेडल लेकर भी वापस आती। तो बिल्कुल। 1948 का आजादी के बाद का फिर ओलंपिक हमारा हुआ है, जिसमें जिसमें ध्यानचंद को फिर हॉकी फेडरेशन ने आग्रह किया था कि आप इस टीम के साथ प्लेयर के रूप में जाओ। तो ध्यान सिंह जी। ने बड़े पोलाइटली मना किया कि अब मेरी वो उम्र नहीं है कि मैं जाकर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करूं। अब ये जितने यंग खिलाड़ी हमारे देश के निकले हैं, इनको जाने का अवसर मिलना चाहिए और ये जाएं और भारत का झंडा, तिरंगा झंडा ऊपर करें। और सही भारतीय बात है। टीम ने किशन लाल साहब हमारे उस टाइम कप्तान थे उस टीम के, उस टीम ने वहां जाके इंग्लैंड के अंदर विजय हासिल करी और पाकिस्तान को वहां पहली बार हार का सामना, जो डिवाइड हो गया था, तो पहली बार पाकिस्तान को हराने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। तो ये हॉकी का एक इतिहास, जिसने हॉकी के रचयिता ध्यानचंद और उनकी टीम, कैप्टन रूप सिंह और उनकी टीम, कैप्टन रूप सिंह का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं मैं कि मुझे भी 1972 ओलंपिक में म्यूनिख में खेलने का अवसर मिला, मैं वहां गया था। और जब मैं वहां गया तो ओलंपिक विलेज के अंदर वहां पर बंगाली जो है वो उनकी बहुत अच्छी मात्रा में वो रहते हैं। तो मेरे कुछ फैंस बने, क्योंकि मैं मोहन बागान क्लब से भी खेलता रहा हूँ और जी। वो शोहरत उनके पास तक पहुंची होगी कि अशोक कुमार जो मोहन बागान बंगाल से खेलते हैं, तो वो भी मुझसे मिलने आए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कैप्टन रूप सिंह नाम के साहब के नाम की एक सड़क बनाई गई है। अब आप सोचिए, अच्छा। भारत के किसी व्यक्ति की के नाम की सड़क जर्मन के म्यूनिख शहर में, जो आज भी स्थित है, ओलंपिक विलेज में बनाई गई, कैप्टन रूप सिंह मार्ग, कैप्टन रूप सिंह स्ट्रीट। तो ये मेरे लिए परिवार के सदस्य होने के नाते नहीं, बल्कि एक भारतीय होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते मेरे लिए गर्व और गौरव दोनों की बात थी कि हमारे परिवार के उस सदस्य का नाम उस सड़क पर लिखा गया। तो सही बात। ये चीजें ऐसी हमारे जीवन में रही जिसने मुझे भी आकर्षित किया कि मैं भी हॉकी खेलूं, जी। और खेलता क्यों ना, क्योंकि भारत ने 1948 का ओलंपिक जीता, 1952 का ओलंपिक जीता हमने, जो केडी सिंह बाबू साहब ग्रेट हॉकी प्लेयर, जो हमारे कोच 1972 में ओलंपिक टीम के रहे। हम्म। 1956 का जो है वो बलबीर सिंह जी, स्वर्गीय बलबीर सिंह जी, जो 3 गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में विख्यात हुए, अभी उनका कुछ महीनों पहले स्वर्गवास हुआ। तो ऐसी चीजें जब हमको देखने को सुनने को मिली, घर में वो ट्रॉफीज बाबूजी की और मेडल्स रखे हुए हैं, तो मैं भी आकर्षित जी। हुआ। लेकिन ओलंपियन बनने का सपना मेरा 1964 में पहली बार मुझे स्ट्राइक किया कि जब मैं 10th क्लास में था, तो कमेंट्री हमारी आ रही थी 1964 ओलंपिक खेल की, कि आप हमारी टीम यहाँ पाकिस्तान को हराने में सक्षम हुई थी। हम पाकिस्तान को 1 गोल से हराया था, पेनल्टी स्ट्रोक से हमने, और स्वर्गीय महेंद्र लाल जी ने वो गोल किया था पेनल्टी स्ट्रोक से। लेकिन जी। वो नाम ओलंपियन बलबीर सिंह, ओलंपियन गुरबख्श सिंह, ओलंपियन महेंद्र लाल, ओलंपियन हरविंदर सिंह, ओलंपियन शंकर लक्ष्मण, तो ओलंपियन नाम मुझे स्ट्राइक किया और मैंने अपने आप से डिसाइड किया कि मुझे भी ओलंपिक प्लेयर बनना है। सही है। तो वो मेरा डिसीजन जो था, मेरे लिए बहुत बहुत ही एक खुद का कोचिंग कोई नहीं थी। ध्यानचंद साहब हमको मारते थे, पीटते थे कि आप हॉकी नहीं खेलोगे, क्योंकि उनके लिए हॉकी तो एक सिपाही से बढ़कर आगे वो खेलते चले गए। लेकिन हम लोगों के लिए हाँ, हाँ। कैरियर की बात थी कि हम लोग क्या करेंगे आगे राइट। जाके, नौकरी मिलेगी कि नहीं जी। मिलेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स कोई कैरियर तो था नहीं। तो हम्म। हमको मारते भी थे, लेकिन हम पीछे से दरवाजे से चले जाना, छुप के चले जाना, शाम को खेला, वापस आ गए, चले गए। और प्रैक्टिस हमने सिर्फ वैसी करी जैसे ध्यानचंद साहब ने हम कहीं सुनने को मुझे मिली कि वो छुप के प्रैक्टिस किया करते थे। तो हम लोगों की प्रैक्टिस भी अकेले की प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस को मैं कहता हूँ। जैसे अपनी खुद के ऊपर किसी वर्कआउट करना, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपना अपने तरफ से जो आप ध्यान से पढ़ेंगे वो ज्यादा आपके लिए रुचिकर होगा, अच्छा होगा। इस तरह से हॉकी में जी। मैंने किया। तो मुझे पहली बार जब मैं कोटा कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था 1966 में, 66 में, जी। क्योंकि कॉमर्स झांसी में बीकॉम मैंने इंटर से कॉमर्स की थी। तो इंटर के बाद वहां बीकॉम का कोई साधन नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं था, तो मुझे कोटा में जाना पड़ा। मेरे बड़े भाई साहब ब्रिजमोहन सिंह राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में कोच रहे, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैं चला गया। और वहां जब गया हूं तो देखिए वो माहौल मुझे ऐसा मिला कि स्टेशन के पास ही
इंस्टीट्यूट है, वहां पर रेलवे इंस्टीट्यूट जो है कोटा स्टेशन के पास, वहां शाम को मुझे वहां हॉकी खेलने को रोज मिलने लग गई। और वो शौक मेरा बढ़ता चला गया, और शौक ऐसा बढ़ा कि कुछ टूर्नामेंट्स हमने जीते, हमने इंटर कॉलेज जीता गवर्नमेंट कॉलेज कोटा की तरफ से, और इंटर राजस्थान टूर्नामेंट जीता, और मेरा सिलेक्शन फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पहली बार 1969 में हुआ, वो भी हम खेल कर आए। अब वो फाइनल ईयर का एग्जाम मेरे सामने था 1979 के मार्च अप्रैल में, और इसी दौरान मुझे इनविटेशन मोहन बगान क्लब का आता है कलकत्ता से कि आप को हम मोहन बगान क्लब में खिलाना चाहते हैं लीग। सॉरी। अब मेरे सामने दो चीज चॉइस में आ गया कि मैं अपने फाइनल ईयर का एग्जाम है उसको कंप्लीट करूं, या जो मेरा ये जुनून है, जो मैंने ओलंपियन बनने का सपना देखा है, इसको पूरा करने का रास्ता जो अंधकारमय है, जिसके सामने डार्कनेस है, जो खुला नहीं है, जिसको मुझे खोलना है। लेकिन मैंने वही डिसाइड किया कि मुझे मोहन बगान क्लब से खेलने का अवसर मिल रहा है तो मैं जाऊंगा। और मैं अकेला निकल पड़ा कोटा से दिल्ली, दिल्ली से ऑल द वे कलकत्ता, कलकत्ता से मैं कैंप में पहुंचा हूं, और अगले दिन 2 दिन के बाद हमारा टूर्नामेंट शुरू होना था। तो वहां पर ईश्वर की कृपा रही। एक खास जाने की वजह भी मेरी थी मैडम, कि मेरे एक ऐसे खिलाड़ी उस टीम से खेल रहे थे मोहन बगान क्लब से, जिनका नाम मैंने सुन रखा था, और सुना ऐसा था कि वो एक ग्रेट ड्रिबलर, ऐसे बॉल को चलाने वाले खिलाड़ी, और उनकी तारीफ हर अच्छा खिलाड़ी करता था कि उनसे अच्छी ड्रिबलिंग कोई नहीं करता, और उनका नाम वो आज भी मौजूद है, और मैं उनको आज भी वही इज्जत और उनको रिस्पेक्ट देता हूं। उनका नाम श्री इनामुर रहमान, जो इंडिया टीम से 1968 ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। तो मेरा एक ये भी था कि मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा, और मैं चला गया और वहां खेला हूं। और वही हुआ जो किस्मत की बात थी, मेरा खेल वहां निखरना शुरू हुआ। इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ जब मैं खेलना मैंने शुरू किया, तो होता ना कि जिस तरह जिस एटमॉस्फेयर में आप रहो, तो वो एटमॉस्फेयर आप अडॉप्ट करते चले जाते हो। तो मुझे उस कैटेगरी का चीज मिलनी शुरू हुई, और मेरे खेल में अच्छा निखार आना शुरू हुआ। मेरा सिलेक्शन पहली बार इंडिया की टीम में 1970 में हुआ, एशियाड में। तो ये मेरा सफर था, जो एक सेल्फ, मैं कहूँ कि मेरे को मेरे खुद के डिसीजन, मेरे खुद के वो ऐसी रिस्क जीवन की, कि अगर मैं वहां नहीं खेल पाता तो हो सकता मुझे कुछ भी करने का मौका ना मिलता। पढ़ाई तो मेरी छूटी जाती, जो मैं बीकॉम करने गया था। तो इस तरह की चीजें साथ में हुई हैं। तो मेरा जीवन वहां से शुरू हुआ है, जो होता चलता हुआ 1979 10 साल इंडिया के लिए मुझे खेलने का अवसर मिला। तो एक ऐसा अवसर जिसने हमारे बेस को, जो हमारे घर की प्रतिष्ठा को, जो ध्यानचंद और रूप सिंह के नाम से विश्व विख्यात हो रही थी, लोग मिलने आते थे, देखने आते थे, उस परिवार का एक सदस्य पहली बार एक टीम के रूप में, भारतीय खिलाड़ी के रूप में मुझे मौका मिला। 1970 का, 1971 वर्ल्ड कप का, 1973 वर्ल्ड कप का, 1974 एशियाड का, 1975 वर्ल्ड कप मलेशिया का। और ये तो एक यादगार मेरे लिए एक वर्ल्ड कप था 1975 का, जहां पर गोल्ड मेडल मिला फाइनल। और फाइनल गोल आपने ही किया था सर। फाइनल गोल आपने ही किया था 1975 में, जो गोल्ड मेडल हमें मिला था सर। जी जी जी। वो अब हर खिलाड़ी के लिए, हर मैं समझता हूँ कि हर एक के जीवन में ये अभिलाषा होती है कि वो ऐसे काम करे जिससे उसका नाम और उसके काम की तारीफ हो। तो मुझे भी वो शोहरत और नाम जो मिला, और आज तक जिसका मुझे इस बात का गर्व है कि हाँ, भारत को जीत दिलाने में मेरी हॉकी से निकला वो गोल जो है बड़ा कीमती गोल था। लेकिन मैं उन चीजों को नहीं भूलता जो मेरे पिताजी ने, मेरे चाचा जी ने सिखाई कि ये टीम गेम है। अगर आप अकेले खेल कर जिता सकते हो तो जिता दो, जो नामुमकिन चीज था। तो ये हमारी सारी टीम का वर्क था। वो ऐसा एक बॉल था मेरे पास आया था, जिसको मैंने गोल में तब्दील किया एक खिलाड़ी के रूप में। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी होती कि हाँ, वो गोल मैंने किया। और गोल करने के बाद जब हम जीत कर आए हैं, पूरे हिंदुस्तान ने
इतना मान सम्मान दिया, पूछिए मत। वो किसी भी टीम को, चाहे कोई सी टीम आज तक की, अभी तक की टीम हो, जितना इज्जत सम्मान 1975 टीम को मिला था पूरे देश के अंदर, उसके हम करीब 14 मैच खेले उसके बाद, हर स्टेट में जाकर जी, और हजारों की संख्या में लोग देखने वाले, हजारों की संख्या में। पैसा नहीं था, मेडल्स थे। पहले मेडल्स के लिए हम जाते थे। आज हम शुरू से काउंट करना शुरू कर देते कि हमारे पास इतने दिन है तो कितना पैसा हमको मिलेगा, तो हम कितना पैसा बना के लाएंगे। तो पहले था देश के लिए वो मेडल्स, जो सिर्फ ओलंपिक, वर्ल्ड कप या एशियाड में जो उस वक्त हुआ करते थे हमारे टाइम में, कॉमनवेल्थ बाद में हुआ है, एशिया कप बाद में हुआ है, दूसरे लीग वगैरह बाद में हुए हैं। तो अगर ये सब चीजें हुई होती तो हम लोग भी और ज्यादा शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचते। बहरहाल एक मौका जो मिला था 1975 वर्ल्ड कप का, वो मेरे हाथ में आया। और मैं जब उस वर्ल्ड कप के बाद घर पहुंचा हूं तो सबसे ज्यादा जो खुशी का मेरे लिए क्षण था या मौका था, वो था दादा ध्यानचंद के मेरी पीठ को थपथपाना 2-3 बार। क्या बात है। मुंह से लफ्ज नहीं कहे कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, और सिर्फ पीठ को थपथपा दिया, तो मैं समझ गया कि मेरे पिता, मेरे बाबूजी जो है वो मेरे से खुश हैं इस बात से कि उनके परिवार के सदस्य ने इस देश की भारतीय हॉकी को, जिसकी परंपरा, जिसकी नींव उन्होंने रखी, उसमें इस बच्चे ने थोड़ा योगदान दिया है और भारत की टीम ने काम किया है। बिल्कुल सर, क्योंकि आप जिस परिवार से हैं वहां पर हॉकी को जिया जाता है, हॉकी को पूजा जाता है, आप उस परिवार से हैं सर। और जब हम आपकी उसकी बात करते हैं तो 1975 में गोल्ड मेडल और फाइनल गोल आपके द्वारा किया गया। उसके बाद 1974 में अर्जुन अवार्ड, 1975 में लक्ष्मण अवार्ड यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, 2013 में यश भारती यूपी गवर्नमेंट द्वारा आपको मिला, 2017 में लाइफ टाइम अवार्ड आपको गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने दिया, 2020 में लाइफ टाइम अवार्ड बाय द मोहन बागान क्लब द्वारा दिया गया, 2018 में आपको लोकमत अवार्ड लखनऊ से, और 2019 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अवार्ड भी आपको मिला है। तो इतनी खुशी होती होगी उस पिता को कि जिन्होंने हॉकी को जिया और पूजा, उनके बेटे ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो उनका जो कहीं ना कहीं पहले जो वो आपको रोकते थे कि नहीं हॉकी नहीं खेलना है, कैरियर की बात आती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं मेरा बेटा इस ऊपर पहुंच रहा, किस तरीके से भारत का नाम ऊंचा कर रहा है, तो वो अंदर अंदर फक्र महसूस होता होगा, गर्व। और सर एक बात और हम कहना चाहेंगे, सबसे ज्यादा गर्व हमें भी महसूस होता है क्योंकि आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन कोटा से रहा है, और कोटा के लिए बहुत गौरव की बात हो जाती है ये चीज। जी, मुझे पता नहीं क्यों, बिल्कुल मैं कहूँ ना कि वो मेरे लिए एक ऐसी जगह थी जहां से मैंने खेलकर ये जितनी चीजें मैंने हासिल करी, जितने अवार्ड मैंने हासिल करे या मुझे दिए गए हैं, ये सिर्फ कोटा की देन थी, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं कोटा में नहीं जाता या मेरे को जाने का मौका नहीं मिलता तो वहाँ की हॉकी, वहाँ के जो लोगों ने मुझे सहारा दिया, मुझे आगे खेलने का मौका मिला। मुझे प्रकाश जी वहाँ हुआ करते थे हमारे, यानी कि अनगिनत नाम है। मेरे साथ अनीस खेला करते थे, ठाकुर दास एक थे, वो सेंटर ऑफ, बंटी महेंद्र सिंह करके रेलवे में ज्वाइन। तो मेरा तो वो एक ऐसी जगह रही, और हमने ग्राउंडें बनाई खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए। मतलब अगर रेलवे की ग्राउंड नहीं है हमको मिल रही खेलने के लिए, तो अपने थोड़ा दूर पे अपने चंबल के पास में खाली मैदान में, उसमें हमने पेड़ काट के ग्राउंड बनाकर खेले हैं। तो ये चीजें ऐसी थी जिसने हमको हॉकी के प्रति और डिवोटेड किया, और वो शक्ति दी जिसका मैं बयान कर चुका हूं कि वो शक्ति की हाँ मर मिटना है लेकिन जीतना है। तो हमने जब तक खेली है मैम, वो हॉकी खेली है, और वो सिखा के गए हैं ध्यानचंद साहब कि देश के लिए खेलना है। बिल्कुल सर, एक जुनून, हाँ बिल्कुल जुनून एक उस समय था। और सबसे बड़ी बात सर, उस समय इतना मीडिया का प्रचार नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं, तो उसके बावजूद भी इस मुकाम तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात आती है। अब सर एक बात आती है कि आज के समय की जब हम बात करते हैं, वर्तमान समय की जब हम बात करें, तो आज कैरियर के तौर पर हॉकी को
नहीं अपनाया जाता है। जिस तरीके से क्रिकेट को देखते हैं उस तरीके से हॉकी को नहीं अपनाया जाता है। सर, आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे हैं कि हॉकी को आज भी युवा वर्ग उस तरीके से कैरियर की तरह नहीं देखते हैं साहब? रेणु जी, ये असल में अब हॉकी का ये बदलाव जो आप देख रही हैं आज, जैसा आप कह रही हैं बिल्कुल सही है कि आज हॉकी की स्थिति वो नहीं है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं इस बात को। ये हॉकी इतना एक कलात्मक खेल हुआ करता था। मैंने अभी हमारे मैराडोना साहब, अभी जिनकी डेथ हुई है, फुटबॉलर हाँ मैराडोना, जी। इस इनके क्लब में मुझे ठहरने का मौका मिला 1973 में, जिस क्लब में ये उस वक्त तो शायद हो या ना हो, 1973 की बात है ये, क्योंकि 86 का इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, 86 का या 88 का वर्ल्ड कप जीता था इन्होंने। तो 73 के अंदर इनके ही क्लब में हमारी टीम ठहरी थी, बोका जूनियर्स। और जब उसके बाद मैराडोना फेमस हुए तो मुझको स्ट्राइक किया। देखिए, हम लोगों ने उसी क्लब में जाके 15 दिन गुजारे थे, जिस क्लब के में मैराडोना जो है वो एक सदस्य के रूप में खेलते होंगे। तो ये जो अवार्ड्स वगैरह जो मिलते थे, ये ऐसी चीज है जो मैं समझता हूँ कि हमको हमारी उन उन अचीवमेंट्स के ऊपर जो सरकारें देती रही है, अवार्ड का मिलना होता है। अवार्ड मांगे नहीं जाते, मैं समझता हूँ मांगने चाहिए भी नहीं, अवार्ड को तो मिलना ही चाहिए। जिसको जिसको चाहे सरकार हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, जब आप किसी खुश होते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, वो भी एक अवार्ड है। आप किसी को भौतिक रूप में कोई चीज देते हैं तो वो अवार्ड है। हम पैसे के रूप में कोई चीज देते हैं तो वो अवार्ड है। मेडल्स के रूप में सरकारें एक चीज देती हैं जो कि क्योंकि सरकार है, और वो उसका रिकॉग्निशन सबसे बड़ा होता है किसी व्यक्ति के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये अवार्ड जो है मुझे मेरे जीवन में मुझे मिले हैं, और मैं कभी गया नहीं हूँ इसके लिए। तो चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, चाहे वो लक्ष्मण अवार्ड हो, चाहे वो यश गौरव अवार्ड हो, यश भारती अवार्ड हो, तो ये चीजें लोग संस्थाएं निर्धारित करते हैं किस व्यक्ति ने क्या किया है। और ये बात ध्यानचंद साहब से बढ़कर कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उनसे ही सीखा। उनके लफ्ज थे कि हमको जो काम करने को दिया गया हमने वो काम किया। वो कितना अच्छा किया या बुरा किया, ये देखने वाली सरकारें हैं या लोग हैं, संस्थाएं या फेडरेशन है। ये अगर वो देखती हैं कि हाँ मैंने अच्छा किया तो मुझे अवार्ड दें, नहीं अच्छा किया तो ना अवार्ड दें। तो मैं समझता हूँ कि अगर अवार्ड मिला है तो कुछ ना कुछ तो हमारी फैमिली के द्वारा या मेरे द्वारा ठीक किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारी थर्ड पीढ़ी ने भी इस देश के लिए मेडल हासिल किया। मेरी छोटी बहन आशा सिंह, उनकी बेटी नेहा सिंह, जो 1998 का एशियाड है उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था, जब भारत की महिला टीम ने खेलने गई थी। तो 3 पीढ़ियां तो इस देश ने दी है, चौथी पीढ़ी अब देखिए आने वाले वक्त में क्या चीज होती है, क्या कितना आगे बढ़ते हैं। बहरहाल बिल्कुल परिवार का तो यही एक हमारा तो उद्देश्य यही है कि भारत का गौरव बढ़े, सम्मान बढ़े। जो मेडल्स हमने लिए हैं उससे भी ज्यादा मेडल्स हमारे बच्चे, आने वाले प्रदेशों के बच्चे, देश के बच्चे उनको हासिल करें। बुरा भी लगता है मैम, पिछले ओलंपिक में हमने सिर्फ 2 मेडल हासिल किए, वो भी हमारी महिलाएं जीत कर लाई। महिलाएं लेके। तो ये अफसोस की बात है, इतना बड़ा देश, लेकिन हम कहीं ना कहीं दूसरी बातों में उलझे। हमारा यूथ जो है, हमारा हमारा जो एक यंग ब्लड जो है, वो अपने इन डायरेक्शंस को छोड़ के, क्योंकि उसको कहीं कहीं कोई जगह नहीं मिल रही जाने के लिए। उसके जीवन का एक ठहराव हो कि हाँ भाई मुझे नौकरी मिल गई है, पैसा मिल गया है, या कुछ मेरा जीवन ठीक से निकलेगा तो मैं खेलूं। और क्यों नहीं खेलेंगे वो, लेकिन वो कहीं उलझे हुए हैं इन बातों से। और उसका ही नतीजा है कि हम लोग लाख कोशिश, हम कहते तो हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स में हमको फिर वही ओलंपिक्स के अंदर 2 मेडल्स या 3 मेडल्स, 1 मेडल्स, 2 मेडल्स इस तरह से मिलते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि देश के यंग ब्लड को, और खासतौर से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इन बच्चों को ज्यादा सहूलियत मिले। सहूलियत जब मिलेगी, सहूलियत पैसे की नहीं है, श्योरिटी की है, उनके भविष्य की है। अगर उसकी श्योरिटी मिले, हम सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाते इसको, हॉकी या स्पोर्ट्स को सब्जेक्ट बना दीजिए। इसके अंदर अगर वो एक जनरल नॉलेज के रूप में हम दूसरी सब्जेक्ट पढ़ते रहे, लेकिन जो हमारा ये
इंडिविजुअल खेल, चाहे एथलेटिक हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, अगर उसमें बेहतर कर रहे हैं, नेशनल लेवल तक पहुंच रहे हैं, तो उस लेवल पर हमको कुछ चीज मिलने, उन खिलाड़ियों को मिलना चाहिए, तो उनका कैरियर शुरू हो जाएगा, उनको नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए आज, बिल्कुल सर। पहले रेलवे भी खिलाड़ियों को रखती थी हम्म। डायरेक्ट, फोर्थ हाँ। ग्रेड में रख ले, कोई सा भी रखती थी, एक छोटी थी। रखती आज वो सब सिलसिले बंद हो गए। आज खिलाड़ी के सामने अंधकार है, करे क्या, वो कहाँ जाए, नौकरी है नहीं, खेल अब इतना पॉपुलर है नहीं। तो हम लोग का तो यही कहना है, ये सरकारों के बिना, उनके उनके सहायता के बिना, या राज्य सरकारों के बिना, या हमारे जो व्यापारिक घराने हैं, उनके बिना खिलाड़ी का आगे बढ़ना नामुमकिन है, वो नहीं बढ़ सकता आगे। आज 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 जॉइंट फैमिली नहीं, आज इंडिविजुअल लोग ज्यादा हैं। हम्म। कम लोग घर में, परिवार में कम बच्चे होते हैं, तो उनका उनका भविष्य जो है वो अंधकार में ना हो, इस करके उनको जीवन यापन के लिए तो इस तरह की बात करनी पड़ेगी, और ये सरकारें ही कर सकती हैं। और मैं समझता हूँ कि हम लोग अब कुछ स्थिति में है, देश की सरकार, और कुछ चीजें बनाई भी है हमने, कुछ चीजें ओलंपिक के लिए निर्धारित की कि अगले ओलंपिक में हम इतने मेडल लाएंगे, उसके बाद अगले ओलंपिक में हम इतने मेडल लाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज सच हो, और हमारे बच्चे जो है देश के लिए मेडल लाना शुरू करें, ताकि उनके लिए उनकी उन्नति के दरवाजे खुले। बिल्कुल। और इंटरेस्ट, रुचि इस तरफ बढ़े उनकी, युवा पीढ़ी की। सर एक बात आता है, अभी आपने जो बात की थी कि हॉकी की तरफ इतना ज्यादा रुझान इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कहीं ना कहीं रोटी कपड़ा और मकान की जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, ये तीन जरूरतें हमारे सामने आ जाती हैं। तब जब सब जी इतना बड़ा सवाल आ जाता है और आपका परिवार हॉकी जो कहते हैं कि पूजने वाला, हॉकी को जीने वाला परिवार माना जाता है, तो आपके बाद आपके परिवार का कोई और सदस्य भी इस हॉकी की तरफ है सर? उनकी रुचि है या हॉकी के खेल के मैदान में है सर अब? मेरे बड़े भाई साहब इंडिया टीम के कैंप में रहे हैं, वो रेस्ट ऑफ इंडिया से खेलते रहे हैं, और जी। वेटरन हॉकी के लिए वो खेले हैं। मेरे छोटे जी। भाई जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, उमेश कुमार। हम लोग अच्छा। 7 भाई थे घर के अंदर, एक जी। भाई की हमारे डेथ हो गई है, वो ही इज नो मोर। और तो हम 4 भाई 5 भाई तो हॉकी खेले हैं, जो जो छोटे भाई ने जूनियर इंडिया खेला है, जूनियर इंडिया। तो सबका अच्छा। सबका योगदान हॉकी में रहा है। हाँ, ये नहीं कि खाली अशोक कुमार खेल कर चले आए। बिल्कुल। मैं तो जैसा, मतलब और जैसा मैंने कहा कि हमारे भाई साहब जो है, बड़े भाई साहब वो कोटा में स्पोर्ट्स ऑफिसर हाँ। थे, तो उनका जी। तो बिल्कुल। ये चीजें नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत खुशी की बात थी हम लोगों के लिए, परिवार ने इसमें ही लगे रहे। और आज भी मैं अपने रिटायरमेंट के बाद मैंने 10 साल एमपी स्टेट हॉकी में लगाए, 2 साल मैंने अजमेर जी। वुमेन टीम के साथ मैंने 1.5 साल निकाला, वहां पर अपनी कोचिंग दी मैंने। सर जब आप मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर, उनके बेटे हैं, हम सबका एक सपना ये रहता था और सभी ये चाहते थे कि मेजर ध्यानचंद जी को खेलते हुए देखना। आपने उनको खेल के मैदान में खेलते हुए देखा सर, लाइव? जी, एक बार और शायद जी। ये 1960 या 61 की बात है, 1960। मैं बहुत छोटा था, और हम्म। 10 साल का करीब होऊंगा। और एक श्रीलंका की टीम आई थी झांसी में टूर हम्म। पर, हम्म। उनके खिलाफ में हमारी झांसी हीरोज क्लब की टीम, जिसमें दादा ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह, हमारे हम्म। पुराने खिलाड़ी दादा ध्यानचंद के साथ के वो खेल रहे थे। हम्म। और उस ग्राउंड पे इतनी भीड़ थी कि मुझे अपने ताऊजी, जो मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, हम लोग साइड लाइन में कहीं खड़े थे, और उन्होंने मुझे अपने कंधे पर बिठाया था कि मैं ऊपर से होकर उस मैच को देख सकूं, क्योंकि मैं छोटा था, सामने से कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसमें मैंने ध्यानचंद साहब को कुछ खेलते देखा था। उनके घुटने खराब हो चुके थे उस वक्त तक, अच्छा। उम्र भी 55 साल की थी उसमें, 60 में खेले थे, तो 55 साल की उम्र थी उनकी। तो उस उम्र में वो घुटने खराब थे, लेकिन उन्होंने 2 गोल किए थे, और 2 गोल ऐसे किए अच्छा। थे कि खिलाड़ी दंग रह गए कि उनको पास मिला, अपोनेंट का खिलाड़ी, श्रीलंका का खिलाड़ी उस बॉल को रोकने के लिए आगे बढ़ा, दादा ध्यानचंद मेरे पिताजी ने अब एक हाथ से बॉल, अपनी हॉकी को उसकी हॉकी से आगे करके, और बॉल को लिफ्ट कर लिया अपनी तरफ, है ना, पहले हम्म। से।
तो उसकी हॉकी तो निकल गई जमीन में और बॉल ध्यानचंद साहब के पास आ गई, वो आगे बढ़े और गोल कर दिया उन्होंने। तो इस तरह की चीजें जो एक मिसमैनेजमेंट, ऐसी अद्भुत चीजें उन्होंने उस मैच में करी थी। और वो मैच का हल्का सा मुझे देखने को मुझे मौका मिला था, जब मैं कंधे पर बैठ के ताऊ जी के उस मैच को मैंने देखा। तो मैं कहना चाहूंगा कि वही हॉकी थी, लेकिन मेरे जहन में हॉकी अच्छे खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलता था मुझे, और मैं सीखता था उनसे, क्योंकि कोचिंग तो कोई कोच तो हुआ नहीं करते थे। पीटीआई स्कूलों में पीटीआई हुआ करते थे, कॉलेज में पीटीआई हुआ करते थे, जो आपको हर तरह के खेल को खाली मैदान में पहुंचने तक की उनका काम था, सिखाना काम नहीं था। तो अपने आप से अच्छे खिलाड़ी को खेलते हुए देखना, उसके अच्छे गुण क्वालिटी को अडॉप्ट करना और प्रैक्टिस करना, और शाम को मैच में अप्लाई करना, ये मैंने किसी की नकल, अच्छे काम की नकल सही ढंग से, और शाम को उसको प्रैक्टिस मैच में अप्लाई कर देना, ये मेरा हुनर था जो मैं करता था। और हर प्रैक्टिस मैच के बाद या मैच के बाद जीत और हार दोनों का एनालिसिस 2-3 मिनट का, कि आज मैंने कौन सी बॉल पे खराब करा है, कौन सी गेंद के साथ अच्छा काम किया है, कौन सा खेल के साथ खराब काम किया, इसको आंकलन करना, और अगले दिन खराब चीज को दूर करने की कोशिश करना, अच्छी चीज को और आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये मेरे जीवन का या मेरे खेल का या मेरे उस ट्रेनिंग का एक पार्ट हुआ करता था, जो मैं करता था। नहीं सर, बिल्कुल बहुत जरूरी भी हो जाता है कि हम क्यों हारे, क्यों जीते, इस चीज का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने अभी एक बात कही थी कि जो भी खिलाड़ी थे उनसे आप कुछ ना कुछ सीखते थे, उनकी कोई ना कोई बात आपको प्रभावित करती थी। जब हम मेजर ध्यानचंद जी की बात करते हैं तो उनकी ऐसी कौन सी बात थी जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी, ऐसे खिलाड़ी हम बात करें? उनका एक कहना, हेलो, और वो मुझे बता रहे हो, उनसे जब मिलने वाले आते थे और 50 तरह की बातें होती थी, जितनी कहानी मैंने आपको बताई है, चाहे 1936 की हो, वो बात कर रहे होते तो हम उनके पीछे खड़े होकर सुनते थे कि बाबूजी ने क्या बात ओलंपिक की कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए ओलंपिक एक सपना था, एक बहुत बड़ी बात थी। ओलंपिक प्लेयर को देखने के लिए मैं खुद जाता था कि ओलंपिक प्लेयर से मिल रहा हूं। तो ध्यानचंद साहब की एक बात जो है वो मेरे को अपील करी थी कि आप को जो बिना बॉल के जो खिलाड़ी खेलता है बिना बॉल, एक तो बॉल के साथ वाला प्लेयर होता है जो बॉल लेके चल रहा है, डॉज मार रहा है, ये कर रहा है, कहते जो बिना बॉल का खिलाड़ी है उसको अपनी जगह ऐसी बनानी चाहिए कि जिसके पास बॉल है वो उस खिलाड़ी को बॉल उसको देनी पड़े। अच्छा, आप ऐसी जगह बनाइए अपोनेंट टीम में कि जिसके पास बॉल है उसको मजबूर होकर आपको उसको बॉल देनी पड़े आप। तो ये चीजें मेरे दिमाग में बैठी कि तो मैंने स्कीमर के रूप में खेला, मैं साइड राइट खेलता था इंडियन टीम के लिए, और मैं उस खिलाड़ी को खोजता था जो जगह बना रहा है। भाई पांच फॉरवर्ड हमारे हॉकी में होते हैं। हाँ, आज की तरह हॉकी में पीछे बैक पास हमारा नहीं होता था, हम लोग फॉरवर्ड खेलने वाले प्लेयर थे, आगे आगे खेलना है, पीछे नहीं खेलते थे। आज की हॉकी में पीछे खेल ज्यादा होता है, आगे खेल कम होता है। आगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो आगे आगे का खिलाड़ी को देखना और सही स्टेप, सही प्लेस और सही मूवमेंट के ऊपर पास देना, ये कला थी जो सिर्फ घासी ग्राउंड में हासिल हो सकती है, सिर्फ घासी ग्राउंड के ऊपर। आज की ग्राउंड के ऊपर नहीं, जो बैंडिंग गेम है आज, ये पहले स्ट्रेट गेम था, ये हाफ बैंड गेम था, आज फुल बैंड गेम हॉकी है हमारी। आज की हॉकी का वो स्वरूप नहीं है, इसको तो अब दूसरी संज्ञा देनी चाहिए इस हॉकी को जो आज हम देख रहे हैं या खेल रहे हैं, कि इस हॉकी के रूल्स रेगुलेशंस, ग्राउंड्स, इसका इतना कॉस्टली हो जाना, हॉकी स्टिक का ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, एस्ट्रोटर्फ के बिना आप खेल नहीं सकते। राजस्थान के अंदर अब जाके शायद दूसरा ग्राउंड, 3 ग्राउंड बने हैं, एक उदयपुर में, एक जयपुर में और एक अजमेर में। अब 3 ग्राउंड के होते हुए स्टेट की हॉकी कैसे इंप्रूव होगी, ये सोचने की बातें हैं। एमपी के अंदर कुछ वहां सरकार ने किया है, वहां पर ग्राउंड करीब 7-8 ग्राउंड बन चुके हैं, जो है तो बच्चों को फायदा हो रहा है। पंजाब में बहुत ग्राउंड्स हैं तो उनके खिलाड़ी निकलते हैं, हरियाणा में बहुत ग्राउंड्स हैं, उनके खिलाड़ी निकलते हैं। बाकी स्टेट्स के अंदर आप देखें, यूपी में भी बहुत कम ग्राउंड्स है, इतना बड़ा हमारा स्टेट है, लेकिन
ग्राउंड्स की हमारी कमी है, क्योंकि इसने मिनिमाइज कर दिया। इस एस्ट्रोटर्फ ने खिलाड़ियों को के नंबर्स को कम कर दिया कि बिना एस्ट्रोटर्फ के खिलाड़ी खेल ही नहीं सकता। पहले तो हम लोग सड़क पे खेल रहे हैं, घर में खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, ड्रिबलिंग कर रहे हैं, पास दे रहे हैं, तो प्लेयर बन जाते थे। आज प्लेयर बनने के लिए तो एस्ट्रोटर्फ पे ही जाना पड़ेगा। तो नेचुरली वो हॉकी का स्वरूप जो आप सुनना चाह रही हैं या आपने जो पूछा है, तो उसकी अवनति या उसकी गिरावट का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज हमारे पास इस ग्राउंड पर, जिसको कि मैं कहूं कि एक भारत की टीम या एशिया की टीम या पाकिस्तान की टीम क्यों जीत रही है, उसको तोड़ने के लिए इस टर्फ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो जो कुछ कंट्रीज को अफोर्ड नहीं कर पाए। पाकिस्तान की हालत आप देखिए, कहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दो कंट्री ही हुआ करते थे जो फाइनल में हमेशा मिलते थे, उनका एनकाउंटर होता था, हम लोग मैच खेलते आपस में, फाइनलिस्ट हुआ करते थे। आज कहीं नामो निशान नहीं है। हम भी आज 5वीं पोजीशन पे 8वीं पोजीशन पे थे, अब आज कहीं ना कहीं किसी तरह से हम 5वीं पोजीशन पे पहुंचे हैं वर्ल्ड रैंकिंग में। कहाँ नंबर 1 और नंबर 2 हुआ करते थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस हॉकी की अवनति का, गिरावट का मुख्य कारण इस हॉकी को वो जो रोमांच घासी ग्राउंड पे हुआ करता था, और जैसा मैंने आपसे कहा मैराडोना जी का, उन्होंने फुटबॉल को टर्फ के ऊपर लाने की कभी अनुमति नहीं दी। आज भी घासी ग्राउंड के ऊपर ही वो खेल होता है, जिसके अंदर पूरी कला है, जिसके अंदर पूरी रोमांच का खेल बनता है। वो सही क्रिकेट को देखिए, उसी ग्राउंड पे पिच पे बनाया था जहां पर होता है। तो हॉकी के खेल, इस खेल को हमने क्यों टर्फ दे दिया, ये मेरी समझ के बाहर है। शायद इसलिए कि जो आज खिलाड़ी के अलावा जो दूसरी चीजें, इसके मैन्युफैक्चरर्स आप ले लीजिए, जो बनाने वाले, हॉकी स्टिक के बनाने वाले, ग्राउंड के बनाने वाले, स्टेडियम के बनाने वाले, वो ज्यादा फायदे में आ गए हैं। एक हॉकी जो पहले 7 रुपए, हमारे टाइम में 10 रुपए 20 रुपए में मिला करती थी, आज उस एस्ट्रोटर्फ हॉकी कीमत इंटरनेशनली तो 25,000 30,000 की है, भारत के अंदर 15,000 8,000 10,000 15,000 20,000, इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत दिनों से पता नहीं मुझे। तो इतनी कॉस्टली के सामान के साथ कौन सा बच्चा खेल पाएगा। सही बात। इसको खिलाने के लिए तो फिर हमें राज्य सरकार के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि सर हमको फंड दीजिए, हॉकी स्टिक लानी है, ग्राउंड लानी है। तो ये सबसे बड़ा कारण ये मैं समझता हूँ ये हुआ है। सर, आपने ये पूरे कारण बताए कि इस तरीके से हॉकी के कारण रहे। जब इतने सारे कारण है कि जिससे कि युवा या बच्चे से हॉकी से दूर जा रहे हैं, तो आप हमारे देश में, भारत की बात करें, उसमें आप हॉकी का क्या भविष्य देखते हैं? क्या वो वाला पहले तो वाला समय लौट के आएगा सर? मैंने कहा ना कि इसके नंबर्स ऑफ प्लेयर्स बहुत कम हो गए हैं। नंबर्स जो पहले हजारों में थे, आज हम सैकड़ों में कह सकते हैं, इतने हो गए। बिल्कुल। हाँ, कैटेगरीज बना दी हमने, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर, तो उसको मिला ले कि बच्चे को भी हम प्लेयर के रूप में गिनना शुरू करें, तब तो हम मानेंगे। मेरे लिहाज से प्लेयर को अगर गिनना है तो आप 18 साल के बाद ही किसी खिलाड़ी को गिन सकते हैं कि 18 साल के बाद वो मैच्योर होता है, उसके शरीर के अंदर बल, शक्ति, समझ आती है। तो खिलाड़ी तो तभी बनता है जब वो सीनियर टीम में खेले। तो कहना तो यही है कि हमारे इन चीजों के साथ में हॉकी को वाकई में वो खेल रोमांचित तो रहा नहीं है। जो रोमांच मैंने आपसे कहा ना, जो असली हॉकी ये पहले थी, आत्मा जो थी वो निकल गई है इसकी। हम खेल रहे हैं, नो डाउट हम खेल रहे हैं, खेलते हैं लोग। आज शक्ति बल ज्यादा है इस खेल के अंदर। अगर आप फिट हैं, 100% फिट हैं, तब आप हॉकी खेल सकते हैं। हमारे उस हॉकी के अंदर अगर आप 70-80% भी फिट है और आपके अंदर कला है, फुलबैक के रूप में, हाफ खिलाड़ी के रूप में या फॉरवर्ड के रूप में, तो आप हॉकी खेल सकते हैं। लेकिन इस हॉकी में तो आपको 100% फिटनेस चाहिए। तो आज फिटनेस है वो नंबर 1 हो गई है। हमारे हॉकी में जो पुराने जमाने की हॉकी थी, उसके अंदर कलात्मक, आर्टिस्टिक वो चीज जो थी वो नंबर 1 थी। बॉडी का संतुलन या मैं कहूँ फिटनेस जो है वो नंबर 2 पर थी। आज बिना उसके अब देखिए सब जिम वगैरह भी आ गए, जिम भी चाहिए आपको कितनी डाइट चाहिए इसके लिए। अब हमारे टाइम में मैं कहूँ कि मैंने जब पहला कैंप पटियाला में लिया था, NIS पटियाला में, तो 7 रुपए की डाइट थी हमारी, सिर्फ 7 रुपए में सुबह से लेकर रात तक की खानी। 7 रुपए
कब नहीं होते थे। लेकिन 7 रुपए में क्या डाइट थी, दूध बिना मक्खन का मिलता था, बिना मक्खन का। ब्रेड मिल गई अली अली सी, खा ली, दोपहर में दाल सब्जी, रात को एक खाना खा लिया। तो इस तरह की चीजें हम लोग ने, लेकिन कहा ना, असली बात जो थी वो दिमाग में हॉकी के मैच, हॉकी के मेडल, तो वो ये खाना तो इमेटेरियल है। और तो मैं ये कहूंगा कि सुविधाएं जरूर हासिल करें, लेकिन अपने मिशन को जो खिलाड़ी के रूप में आपने, जैसा मैंने कहा कि मेरा टारगेट था कि मैं ओलंपियन बनूं, फिर मेरा टारगेट बना कि मैं कुछ ऐसे मैच खेलूं, और मैंने हमेशा मैच जीतने के लिए खेले हैं। मैंने कभी इंडिविजुअल गेम कभी नहीं खेला। मुझे हमेशा जीत से खुशी हासिल होती थी, और टीम जब जीत जाती थी तो मैं सबसे पीछे हो जाता था। ये भी एक बात थी। मैं कभी आ गया हो कि नहीं आया हूं कि नहीं मेरी मैंने टीम जिताई है तो मैं आगे खड़ा हूँ, फोटो खिंचवाऊं, लोगों से मिलूं, नहीं। मेरा काम था जिताना, टीम को जिताना मैं करता था। तो ये मेरा एक पैशन रहा है, पारिवारिक, हमारा दो लोग याद रखते हैं इस परिवार को, लोगों ने इज्जत दी है, सम्मान दिया है। पूरे देश के अंदर के लोगों ने मान सम्मान ध्यानचंद जी को दिया है, रूप सिंह साहब को दिया है, और थोड़ा बहुत तो कहीं जो बचता है तो मुझे भी कभी मिल जाता है तो अच्छा लगता है। नहीं, क्योंकि सर कहते हैं ना कि हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है सर। बल्कि कहते हैं ना कि कई बार तो जिस चीज के लिए आप डिजर्व करते हैं वो चीज भी नहीं मिल पाती है, तो शायद वो एक मन में रहता है, देखते हैं, इसलिए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेल के मैदान से दूर हटते जाते हैं। ये भी चीज सर कई बार आती है। हाँ, अब मैं हॉकी की बात करूं तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखिए ना, हमारे देश के अंदर बड़े नामी गिरामी टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, और टूर्नामेंट्स के अंदर हजारों की संख्या में लोग देखने वाले और सैकड़ों की संख्या में खेलने वाले, और वो बच्चे स्कूल के भी आते थे जो देखते थे उन मैचेस को। अब मैं श्री राम हॉकी को कोटा ही की बात ले लीजिए, कितना बड़ा बिल्कुल। टूर्नामेंट शुरू हुआ हाँ। था एक टाइम में, हाँ, हुआ था सर। आज कहीं पता नहीं है। नहीं है सर। कलकत्ता का बैटन कप जो 100 साल से ऊपर का हो चुका है, वो हम्म। बंद हो गया होना। बॉम्बे गोल्ड कप, जिसमें खिलाड़ी खेलकर अपने खेल को दुनिया को दिखाता था, और इंडियन हॉकी फेडरेशन के सिलेक्टर्स को दिखाता था, पेपरों के थ्रू मैसेज पहुंचता था, फलाना फलाना खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, उसको कैंप में रखना है, वो बंद हो गया। भोपाल का नामी गिरामी टूर्नामेंट ओबिदुल्ला, जो 100 साल पुराने हैं, हम्म। हिस्ट्री 100 साल से पुरानी है। जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट जो दिल्ली में, जिसको खेलने के लिए लोग, मतलब मैं कहूँ कि उनका ये होता था कि अगर आपने जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट खेल लिया तो आपका इंडिया में सिलेक्शन हो सकता है एकदम से। बाकी स्टेटों के अंदर टूर्नामेंट थे, अलग अलग स्टेटों बड़े बड़े टूर्नामेंट, हर महीने कोई ना कोई टूर्नामेंट, वो सब बंद हो गए, सब बंद हो गए। आज कोई हॉकी नहीं है। पर मुझे अफसोस होता है मैम, कभी कभी जब मैं न्यूज में या अखबारों में, जो अखबार में तो कहीं हॉकी का जिक्र ही नहीं होता, कभी कभार हो जाता है जी। कोई टूर्नामेंट के टाइम में। तो ये सब क्या है, जब तक किसी चीज की चर्चा ना हो तो मैं कैसे कहूँ कि वो चीज प्रसिद्ध है। चर्चा का होना बहुत जरूरी है। तो हॉकी की चर्चा जो है वो अंधकार में मैं कहूँ हॉकी का, लेकिन जो खेल रहे हैं, अब एक एक गिने चुने नंबर्स के लोग कैंप में रहते हैं हॉकी इंडिया के, 40-45 खिलाड़ी सीनियर में, 40-45 जूनियर वगैरह में, इस तरह से होते हैं, और वो साल भर रहते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और वही टीम के रूप में बाहर जाते हैं। लेकिन जो जो उन नंबर्स के अलावा नंबर्स के खिलाड़ी हैं, उनका भविष्य अंधकार में, क्योंकि वो तो बिल्कुल से आउट है। तो उनका उनको उनको ये सब चीजें, ना टूर्नामेंट मिल रहे हैं, ना हॉकी के अंदर वो नेशनल चैंपियनशिप हुआ करती थी हमारे टाइम में, रंगा स्वामी कप, जी। जो कि एक प्रेस्टिजियस नेशनल चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता रहा, जिसको जीतने के लिए हर स्टेट अपनी जान लगाता था। वो रुतबा थी उस टीम के लिए। उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। और जो नेशनल में खिलाड़ी जाते भी हैं मैम, तो आज भी अगर नेशनल खेलने जाते हैं तो सिर्फ उनको खाना मिलता है, सिर्फ खाना मिलता है, और वो खेलते हैं। तो आप देखिए ना, जिस खेल में क्या नहीं होना चाहिए था। 8 गोल्ड मेडल जीतने वाला भारत देश हॉकी के अंदर,
उनके खिलाड़ियों का या उनके जो भविष्य के खिलाड़ी हैं, अगर हम उनका सम्मान और उनको ठीक से हम नहीं इन बातों में रखेंगे, तो उनके पेरेंट्स हैं वो क्यों आगे बढ़ेंगे कि हमारा बेटा सही जो है वो स्पोर्ट्स खेले या हॉकी खेले। तो इन सब बातों के लिए हमको बहुत देखने की ज़रूरत है, सरकारों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं इन बातों में बहुत पिछड़े हैं। बच्चों का जो पैसे या उनका खाना देना भी है, ये तो मेरे सामने की बातें हैं। उसमें से भी हमारे एक तबका जो पैसा मार लेता है। सही, तो ये सब बिल्कुल चीज़ें सही। ऐसी हैं जो गिरावट है, चाहे हमारे चरित्र में गिरावट कह लें या हमारे देश की एक अमूमन हम बात करते रह रहे, ये तो होना ही है, तो करना ही पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा आपको, इतना तो सहना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें अब इस देश से हटने की ज़रूरत है और आने वाले वक़्त बिल्कुल, में ऐसा हो ताकि ये है खेल जिसकी कहानी के रूप में मैं और आप हम बैठे हैं, हमने बताई है, उसको दोबारा वो मुकाम, वो रुतबा हासिल हो कि हम नंबर 1 पर पहुँचे और जब नंबर जी, 1 पर पहुँचेंगे तो जितनी ये दूसरी गतिरोध, अवरोध है, जो टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं, जिन्होंने खेलना बंद कर दिया है, सरकारें भी ध्यान नहीं देती, अरे आप तो हार के आ रहे, तो हम क्या ध्यान दें? सही बात है, जब आप जीत कर नहीं आओगे तो कौन ध्यान देगा? वो तो फिर आपको ही करना है। तो हमको एक जीत बहुत बड़ी चाहिए, चाहे ओलंपिक की हो, वर्ल्ड कप हमने मुझे खेले आज 45 साल हो गए। 45 साल पहले हमने वर्ल्ड कप जीता था। आज तक हम उसके नज़दीक नहीं पहुँच पाए उसके बाद से। तो ये भी देखिए ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे खिलाड़ियों को समझने की ज़रूरत है और वो जब तक प्रण नहीं करेंगे, कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट, बिल्कुल। वो ना जाएँगे कि मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे कार भी चाहिए, मुझे ज़मीन भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए। तो वो चीज़ें तो फिर उसके लिए तो फिर कहीं व्यापारिक घराने में पैदा होने की ज़रूरत है, खिलाड़ी के रूप में ना हो। खिलाड़ी के रूप में है तो इन चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात आज हमारे साथ यहाँ पर बताई। मेजर ध्यानचंद जी के ऐसे पहलू जिनको हम नहीं जानते थे, उन पहलुओं को भी हमको हमको रूबरू कराया। साथ में एक दर्द भी, क्योंकि आपने हॉकी को जिया है, आपने हॉकी को पूजा है, तो उसके प्रति जब आप उसमें गिरावट देखते हैं, तो एक जो दर्द आता है, वो दर्द भी आपके दिल का और आपके शब्दों में बयाँ हुआ। क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक माँ होती है अपने बच्चे को बड़ा करती है, लेकिन जब वो बच्चा कर परेशान होता है तो उस माँ को भी दुख होता है। तो कहीं ना कहीं हॉकी को लेकर आपके अंदर भी वही दुख, वो दर्द हमें दिखाई दिया। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो सपना मेजर ध्यानचंद जी ने देखा, जो श्री अशोक ध्यानचंद जी देखते हैं कि हमारा हॉकी में जो पहले देश था वो नंबर 1 देश अभी भी बन जाए। उसके लिए आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि अपने अंदर एक जुनून पैदा करना होगा, अपने यस। अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि खेल के मैदान में मुझे उतरना है तो सिर्फ खेल के लिए उतरना है, अपनी बाकी चीजों को हमें दरकिनार करना होगा। तो शायद जो हमारा हॉकी में देश जाना जाता था, वो वापस से उस देश हमारा उस मुकाम पे पहुंच जाएगा। बहुत अच्छे लफ्ज़ कहे हैं रेणु जी आपने। ये वो चीज़ें जो जिनसे हमें जिनको हासिल करके जिनको सीख कर हमें आगे बढ़ना है, हमारे बच्चे आगे बढ़ें। लेकिन बिल्कुल सर। सही बात तो ये है कि स्पोर्ट्स में राज्य सरकारें भी खूब बहुत कुछ कर रही हैं और कुछ प्राइवेट संस्थाएं वो भी कुछ कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ हमसे गलती हो रही है या ऐसी क्या बात है जो खिलाड़ी जिसने हर चीज उसने करनी है, करने वाला जी, खिलाड़ी है, जी। सुविधा दे सकते हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं कि जब खिलाड़ी मैदान में पहुंच जाए एक बार टीम हुँ, के रूप में, इंडिविजुअल के रूप में, तब तो लड़ना तो उसको ही पड़ेगा। उस टाइम फिर बिल्कुल सर। सरकार नहीं लड़ती, आप लड़ने वाले हैं। तो आपका आपने ही जुनून सब कुछ लड़ता है सर। अपने विवेक से, अपनी समझ से उस बिल्कुल, टूर्नामेंट में करना है। तो ये सब बिल्कुल। चीजें करने के लिए वो दिमाग, वो आत्मबल, वो शक्ति और अपनी प्रैक्टिस जो आपने करी है, उसको पर्टिकुलर मैच में, पर्टिकुलर डे के अंदर सेट करना और लाना, ये उस खिलाड़ी का कर्तव्य बनता है। और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के अंदर ये भावना भी आ जाती है कि मेरा सिलेक्शन, कई बच्चे मैं तो देखता हूँ स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर या एकेडमीज के अंदर भी कि अरे हमारा सिलेक्शन तो यहीं तक, उसके बाद सिलेक्शन दूसरा कर लेगा। आजकल पैसे दे के सिलेक्शन हो जाते हैं, हुँ, हो रहे हैं, हकीकत है ये। बिल्कुल। एकेडमीज के अंदर भी क्योंकि ऐसे ही होता है। हाँ, उनकी क्योंकि टीमें जब बनती हैं स्टेटों की, तो किसी पैसे वाले बच्चे को जो है वो रख लिया जाता है कि उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसको कहीं नौकरी मिल जाएगी या कहीं उसका एडमिशन हो जाएगा
दूसरी संस्थाओं में, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो मैं जैसा मैंने आपसे कहा ना कि हमारे ये सब चरित्र की बातें हैं जो हम देखते चले आ रहे हैं, हम सहते चले आ रहे हैं, आंखों के सामने होती हैं, लेकिन फिर भी हम आंख आंखें बंद मूंद कर लेते दी। हैं इन बातों से। जी लेकिन ये जी सच्चाई है कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। जी। और बच्चे का, वो जिसका नहीं हुआ, जो एलिजिबल है, जो कर सकता है, अगर उसका सिलेक्शन ना हो, तो क्या आप सोचेंगे कि वो बच्चा आगे खेलेगा? वो तो बीच में सही छोड़ बात। के निकल जाता है। जिसके अंदर टैलेंट है, जिसको रखना चाहिए, जो उम्मीद है हमारे लिए, और जहाँ संभावनाएं होती है वहीं तो रिजल्ट मिलेगा हमको। तो संभावनाएं और रिजल्ट, इनका आपसी रिश्ता नाता है। अगर मैं संभावना ही मेरे अंदर कुछ नहीं, तो मैं क्या खिलाड़ी बनूंगा? मेरे अंदर संभावना ही नहीं कि मैं अच्छा पढ़ूं, तो मैं कहां से मैं पढ़ के लर्नर बन जाऊंगा या इंटेलेक्चुअल बन जाऊंगा? तो ये सब चीजें संभावनाओं पर डिपेंड करती है। तो संभावनाएं जहां जहां, उनको हमें सहेज कर रखने की जरूरत है। उनको हमको सहायता देने की जरूरत है, उनको हमको बिल्कुल। हेल्प करने की जरूरत है। और हेल्प करने के लिए आज नो डाउट बहुत कुछ है, सही सही ढंग से, अच्छी मॉनिटरिंग के अंदर। और जो उस हेल्प को बच्चों तक पहुंचाने वाले लोग हैं, उनको भी अपने, जो बातें मैंने कही हैं, जो बच्चों का बदलना हक होगा। है, बच्चों को वो सही से बहुत। एक कहते हैं ना, उसको शक्तिशाली बनाओ, शरीर से नहीं, मानसिक तौर पर भी। आत्मिक बल बिल्कुल। उसका क्या होता है, उसकी परिभाषा उसको सिखाओ। वो तब हम जी सिखा पाएंगे जब इन सब बातों को हम दूर कर पाएंगे इस देश के। हमारा देश बिल्कुल। बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, और इस देश के अंदर बहुत संभावनाएं अभी नजर आती हैं। उनको ठीक से करने की जरूरत है। अगर ये जिस दिन हो जाएगी, आप देखिए हमारा देश खेलों में, जो 2 की बात कर रहा हूं, तो इस ओलंपिक में 20 मेडल लेकर आए, ला सकते हैं। बिल्कुल। वो भी इंसान है, ठीक हम भी इंसान हैं। वो हमसे बेहतर क्यों है? हम क्यों नीचे हैं? है। ये सब समझने की बात बिल्कुल सर, थोड़ी-सी परिस्थितियों को बदलने की ज़रूरत है। थोड़ी-सी परिस्थितियाँ जब बदल जाएँगी, तो निश्चित तौर पर जो सपना हम लोग देख रहे हैं हमारे देश के लिए, वो सपना ज़रूर हमारा पूरा हो जाएगा। हम सर आपका हमारे चैनल दर्पण द रिफ्लेक्शन और हमारे जो सपोर्टेड हैं, दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी, और हमारे साथ एसोसिएट हैं वाइव्स ऑफ मार्केटिंग, उनकी तरफ से हम आपका सर धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा जी। करते हैं सर कि आप जुड़े। मेरा भी सारे एसोसिएट जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है, अनिल काला जी, उनको भी मेरा नमस्ते बोलिए। आशुतोष जी तो खैर जी है सर। ही, उनको कहने की जी जरूरत सर। नहीं है, उनसे मेरी बातचीत होती रही है। और जी सर। बिल्कुल। तो आज हम सबसे पहले हमारा कार्यक्रम खत्म करने से पहले हम चेतन गौतम जी हमारे साथ जुड़े, उनका हम धन्यवाद करते हैं। श्रीश कायस्थ जी का हम धन्यवाद करते हैं। संजय कुलश्रेष्ठ, विनोद कुमार कुलश्रेष्ठ जी, आशा श्रीवास्तव जी, अनूप श्रीवास्तव जी, अमिता श्रीवास्तव जी, देवकीनंदा राठौर जी, कुसुम भाटी जी, अनुज्ञ, आप सभी हमारे साथ जुड़े। मिली कुलश्रेष्ठ, क्षमता चौधरी जी, कृष्णा कुमारी जी, शकुंतला सुरप्रिया जी, आशा दिलीप जी, हम आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़े और आपने हमारा प्रोग्राम यहाँ पे देखा। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आपने जिस तरीके से फेसबुक लाइव हम जो करते हैं, दिल की बात डॉक्टर रेणु प्रसाद, इसमें इतना ज्यादा आपने हमें अपना प्यार दिया है। हम आने वाले कुछ समय में एक और नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल दर्पण द रिफ्लेक्शन पर हम लाइव शुरू करेंगे। हम चाहेंगे आप उसको भी देखें और इसी तरीके से अपना प्यार हमें दें, ताकि हमारा वो कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से सक्सेस रहे, जिस तरीके से ये हमारा चल रहा है। हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से अशोक ध्यानचंद जी से हमने बात की, वास्तव में परिस्थितियों को बदलने की जरूरत है। थोड़ी सी परिस्थितियां बदल जाएंगी, एक जुनून अपने अंदर आ जाएगा, तो हम जो सपना हॉकी के लिए देखा था मेजर ध्यानचंद जी ने, वास्तव में हमारा देश नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कोरोना का समय चल रहा है, अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। 11 तारीख को हम आपसे फिर मिलेंगे रात को 9 बजे एक नए विषय के साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय रहेगा, उसमें आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। अभी के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, अनुमति। नमस्कार।